साल 1993 में इंग्लैंड में हुई एक हत्या ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। करीब 2 साल का बच्चा जेम्स बल्जर की बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई थी। जेम्स को मारने से पहले उसे भयंकर प्रताड़ना दी गई थी। जब पुलिस को उस बच्चे की लाश मिली तो उन्होंने लाश की हालत देखकर कहा कि ये काम जरूर किसी हैवान का ही होगा। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस मासूम बच्चे की हत्या करीब 10 साल के 2 बच्चों ने किया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये सब गलती से किया था, बल्कि उन्होंने ये सब जानबूझकर किया था। उन बच्चों का शातिर दिमाग देखिए, उन्होंने उस मासूम की हत्या को दुर्घटना दिखाने की पूरी कोशिश की थी। ये दोनों बच्चे इंग्लैंड के सबसे कम उम्र के हत्यारे बन गए थे। जेम्स के माँ बाप रॉल्फ और डेनिस पहले ही अपनी एक बच्ची खो चुके थे। डेनिस को एक मरी हुई बच्ची हुई थी। उसके बाद रॉल्फ और डेनिस को जेम्स हुआ। जेम्स बहुत चंचल और खुशमिजाज बच्चा था। डेनिस अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी। वो जेम्स को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। कुछ महीनों बाद जेम्स 3 साल का होने वाला था और वहीं डेनिस एक बार फिर से मां बनने वाली थी। पर यह सब हो पाता उससे पहले ही जेम्स की हत्या कर दी गई। यह घटना 12 फरवरी 1993 के दोपहर की है। जेम्स और उसकी मां डेनिस फर्गस खरीदारी के लिए बूटल शहर के न्यू स्टैंड शॉपिंग मॉल गए हुए थे। जेम्स 2 साल का छोटा बच्चा था। वो बार बार मॉल में रखे सामानों को उठाने के लिए अपनी मां से दूर भाग रहा था। लगभग 3:40 पर डेनिस अपने बेटे जेम्स को लेकर मॉल में ही बूचर शॉप पर गई। खरीदारी करने के बाद वो पेमेंट करने लगी। उसने कुछ देर के लिए अपने बेटे जेम्स का हाथ छोड़ दिया और अपने पर्स से पैसे निकालने लगी। पेमेंट करने के बाद जब उसने नीचे देखा तो जेम्स वहां नहीं था। डेनिस घबरा गई। वो जेम्स को देखने के लिए बूचर शॉप से बाहर भागी, पर उसे जेम्स नहीं दिखा। डेनिस आसपास के दुकानों में जाकर अपने बेटे के बारे में पूछने लगी कि किसी ने उसके 2 साल के बेटे को तो नहीं देखा है। वो जेम्स को ढूंढने के लिए जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगी, पर जेम्स उसे कहीं नहीं मिला। उसने शॉपिंग मॉल के सिक्योरिटी वालों को अपने बेटे के गायब होने की खबर दी। सिक्योरिटी वालों ने उस 2 मंजिले मॉल को खंगाल डाला, पर उन्हें भी जेम्स कहीं नहीं दिखा। केवल कुछ सेकंड्स में ही डेनिस की पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। एक माँ के लिए ये बहुत मुश्किल समय था। वो अपने बेटे के लिए लगातार रोए जा रही थी। डेनिस के तत्कालीन पति रॉल्फ बल्जर भी तब तक स्टैंड शॉपिंग मॉल पहुंच चुके थे। शाम के 4:15 बज गए, पर बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया। आखिरकार पुलिस को जेम्स के लापता होने की खबर दे दी गई। पुलिस आई। पुलिस को लगा कि 2 साल का बच्चा शॉपिंग मॉल से कहाँ जा सकता है। उन्होंने जेम्स के माँ बाप को तसल्ली दी कि आप धैर्य रखिए, आपका बच्चा मॉल से बाहर नहीं गया होगा, हम उसे जल्द ढूंढ लेंगे। हो सकता है कि वो कहीं खेलने चला गया हो, कहीं छुप गया हो। पुलिस ने भी उस 2 मंजिला मॉल का कोना कोना छान मारा, पर उन्हें भी जेम्स नहीं मिल पाया। इसके बाद पुलिस को यह समझ में आ गया कि मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। पुलिस ने जल्द मान लिया कि जेम्स गायब हो चुका है। इसके बाद मीडिया भी वहां पहुंची, जिससे शॉपिंग मॉल से एक बच्चे के लापता होने की खबर पूरे इंग्लैंड को पता चल गई। जेम्स को गायब हुए कई घंटे बीत गए। दोपहर से शाम हो गई। मॉल के सभी दुकान बंद होने लगे। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, डेनिस और रॉल्फ उम्मीद खोते जा रहे थे। पुलिस रात भर शॉपिंग मॉल में काम करती रही, सुराग ढूंढती रही। उस समय इस केस को सुलझाने में सीसीटीवी कैमरों का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। शायद ये उन शुरुआती मामलों में से एक होगा जिसमें सीसीटीवी की मदद से पुलिस अपराधियों तक पहुंची होगी। वो साल 1993 का समय था। उस समय की टेक्नोलॉजी भी आज से बहुत पीछे थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज बहुत क्लियर नहीं होती थी। पुलिस स्टैंड शॉपिंग मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने लगी। सीसीटीवी फुटेज में जेम्स को ग्राउंड फ्लोर पर बुचर शॉप से बाहर निकलते देखा गया। उसके कुछ ही समय बाद फुटेज में डेनिस को भी बुचर शॉप से निकलते और अपने बेटे को तलाश करते हुए देखा गया। सीसीटीवी कैमरों के मुताबिक उस समय जेम्स मॉल के दूसरे मंजिल पर पहुंच गया था। पुलिस ने फुटेज में देखा कि 2 बच्चे जेम्स को फॉलो कर रहे हैं। सबसे आखिरी फुटेज में वो दोनों बच्चे जेम्स के साथ आ गए थे। उनमें से एक ने जेम्स का हाथ पकड़ा था। इसके बाद वो दोनों बच्चे जेम्स को लेकर शॉपिंग मॉल से बाहर निकल गए। पुलिस का कहना था कि जब जेम्स को पहली बार उन दोनों लड़कों के साथ कैमरे पर देखा गया था,
उस समय से लेकर शॉपिंग मॉल से बाहर निकलने तक उन तीनों को केवल 1 मिनट 39 सेकंड का टाइम लगा था। इसका मतलब साफ था, वो लड़के जेम्स को लेकर जल्द से जल्द मॉल से बाहर निकलना चाह रहे थे। सीसीटीवी फुटेज से यह सुनिश्चित हो गया कि जेम्स मॉल से बाहर निकल गया था, वो भी 2 बड़े बच्चों के साथ। इसके बाद पुलिस और जेम्स का परिवार मॉल के आसपास के इलाकों में जेम्स को ढूंढने लगा। डेनिस और रॉल्फ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने उन दोनों बच्चों से सामने आने की अपील की जिनके साथ जेम्स मॉल से बाहर जाते हुए दिखा था। उन्होंने लोगों से अपने बेटे को ढूंढने में साथ आने के लिए भी कहा। पुलिस ने आसपास की नहरों में एक तलाशी अभियान चलाया, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों के अंदर बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। आखिर में जेम्स जिनके साथ दिखा था वो भी बच्चे ही थे। सबको यही लग रहा था कि जरूर उन बच्चों ने जेम्स के साथ कोई शरारत की होगी, उसे कहीं बंद कर दिया होगा या अपने साथ खेलने के लिए ले गए होंगे। ऐसी बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थीं। न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनलों में जेम्स की तस्वीरें चलाई जा रही थीं और लोगों से उसे ढूंढने में मदद मांगी जा रही थी। जेम्स बल्जर को गायब हुए 2 दिन बीत गए। 14 फरवरी को यानी वैलेंटाइन डे को एक 13 साल का लड़का टेरेंस रीले वॉल्टन पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि उसे रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली है। यह लड़का टेरेंस रीले आगे चलकर एक ड्रग डीलर बन गया। इसे साल 2009 में 12 साल की जेल हुई थी। खैर, तो जल्द पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस टेरेंस रीले के साथ वॉल्टन में उस रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गई। वो रेलवे ट्रैक स्टैंड शॉपिंग मॉल से 2.5 मील की दूरी पर था। लाश देखते ही पुलिस ये समझ गई कि लाश मासूम जेम्स बल्जर की है। लाश ट्रेन की वजह से 2 हिस्सों में कट चुकी थी। खोपड़ी में 10 फ्रैक्चर और कई घाव थे। उसके मुंह और नीचे वाले होठ पर भी घाव के निशान थे। दाहिने गाल पर जूते से मारे जाने के निशान उभरे हुए थे। पुलिस को उसके शरीर पर नीले रंग का पेंट मिला। साथ ही वहां के कुछ ईंटों पर भी खून के निशान मिले जो जेम्स को मारने के लिए यूज हुए थे। कुल मिलाकर उस छोटे से बच्चे को 42 चोटें आई थीं। जेम्स की मौत को ट्रेन दुर्घटना दिखाने की पूरी कोशिश की गई थी, पर जब जांच रिपोर्ट आई तो पता चला कि जेम्स की मौत ट्रेन के टकराने से पहले ही हो चुकी थी। यानी जेम्स को प्रताड़ना देकर उसकी जान ले लेने के बाद किसी ने बहुत सोच समझकर उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर रख दिया था। जब ट्रेन आती तो लाश कट जाती और सब यही समझते कि 2 साल का बच्चा जेम्स ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गया होगा। लाश मिलने से पहले किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उस बच्चे का इतना बुरा हश्र होगा। उस बच्चे ने कितना दर्द झेला होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस बीच ऐसे 38 गवाह पुलिस के सामने आए जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने जेम्स के साथ 2 लड़कों को देखा था। उनमें से कई लोगों का कहना था कि उन दोनों बड़े लड़कों के साथ छोटा बच्चा बहुत परेशान लग रहा था। कुछ गवाहों ने कहा कि जेम्स रो रहा था और वो बहुत उदास लग रहा था। कुछ गवाहों ने उसके सिर पर चोटें देखीं। एक ने दावा किया कि दोनों लड़के जेम्स को खींच रहे थे और उनमें से एक लड़के ने जेम्स की पसलियों पर लात भी मारी। कुछ लोगों ने उन लड़कों को रोका भी कि कहाँ जा रहे हो, बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो। इस पर उन लड़कों ने कह दिया कि छोटा बच्चा उनका भाई है। ऐसे ही एक महिला के सवाल करने पर उन लड़कों ने बताया था कि ये बच्चा खो गया है और वो उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। उन लड़कों के इस तरह के जवाब सुनकर सब अपने अपने रास्ते चले गए। एक 14 साल की लड़की ने जेम्स को उन दोनों लड़कों के साथ रेलवे लाइन की तरफ जाते देखा था। ये आखिरी बार था जब जेम्स को जीवित देखा गया था। पुलिस के सामने वो दोनों लड़के संदिग्ध थे। ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था कि जेम्स के साथ वो हैवानियत उन दोनों बच्चों ने की होगी, क्योंकि एक छोटे बच्चे को बेरहमी से पीटने के बाद उसकी जान ले लेना, फिर उसकी हत्या को दुर्घटना दिखाना, ये सब तिकड़म किसी शैतान के ही दिमाग में पनप सकता है। अब सच क्या था, ये तो उन बच्चों के मिलने पर ही पता चल सकता था। स्टैंड शॉपिंग मॉल के सीसीटीवी से मिली उन दोनों बड़े लड़कों की तस्वीरों को पब्लिक किया गया, पर तस्वीरें इतनी धुंधली थीं कि उन लड़कों की पहचान कर पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। तस्वीरों में दिख रहे बच्चे 13-14 साल के आसपास के लग रहे थे और उसी हिसाब से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। पुलिस
मॉल के आसपास के सभी स्कूलों के उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रही थी जो घटना वाले दिन स्कूल नहीं गए थे। आगे चलकर उन सभी बच्चों की जांच की जाती। इसी बीच पुलिस के पास एक गुमनाम महिला का फोन गया। उसने बताया कि उसकी दोस्त सूजन वेनेबल्स का बेटा जॉन वेनेबल्स घटना वाले दिन स्कूल नहीं गया था और उसकी जैकेट की आस्तीन पर नीला रंग लगा हुआ था। उस महिला ने बताया कि जॉन जेम्स के साथ दिखने वाले लड़कों में से एक के हुलिये से मेल खाता है। उसने ये भी कहा कि घटना वाले दिन ही जॉन का एक दोस्त रॉबर्ट थॉम्पसन भी स्कूल नहीं गया था। 18 फरवरी की सुबह 7:30 पर पुलिस तलाशी वारंट के साथ थॉम्पसन के घर पहुंची। पुलिस को देखते ही रॉबर्ट थॉम्पसन रोने लगा। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। रॉबर्ट के सामानों और कपड़ों की जांच की गई। जांच टीम ने जब उसके जूते को देखा तो उस पर खून लगा हुआ था। रॉबर्ट थॉम्पसन अपने माँ बाप के 7 बच्चों में से 5वां बच्चा था। उसका जन्म 23 अगस्त 1982 को इंग्लैंड के लिवरपूल में हुआ था। उसके पिता ने कुछ साल पहले ही परिवार छोड़ दिया था। इसी कारण उसकी माँ डिप्रेशन की शिकार हो गई और उसे शराब की लत लग गई। रॉबर्ट की माँ ने एक बार अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी। रॉबर्ट थॉम्पसन का इससे पहले तक हिंसा का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसके बाद पुलिस दूसरे लड़के जॉन वेनेबल्स के घर गई। जॉन की मां सूजन ने दरवाजा खोला। उसके घर की भी तलाशी ली गई। पुलिस ने जॉन का जैकेट मंगवाया। पुलिस तब हैरान हो गई जब उन्हें जैकेट की आस्तीन पर नीला पेंट दिखा। जॉन अपनी मां से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। वो अपनी मां से कहने लगा कि उसने उस बच्चे को नहीं मारा है, वो जेल नहीं जाना चाहता है। ये सब रॉबर्ट की गलती है जो हर बार उसे मुश्किलों में डाल देता है। जॉन पुलिस वालों से लगातार एक ही बात कहता रहा कि उन्हें रॉबर्ट थॉम्पसन से बात करनी चाहिए। जहां तक जॉन वेनेबल्स की बात है, उसके शुरुआती दिन भी रॉबर्ट थॉम्पसन की तरह ही खराब थे। उसका जन्म भी लिवरपूल में ही थॉम्पसन के जन्म से 10 दिन पहले 13 अगस्त 1982 को हुआ था। थॉम्पसन की तरह वेनेबल्स के माता पिता भी अलग हो गए थे। हालांकि जॉन के पिता अभी भी उसके साथ थे। कहते हैं कि जॉन की मां का रवैया जॉन के लिए बहुत खराब था। उसकी मां के कई अलग अलग पुरुषों से संबंध थे। रॉबर्ट और जॉन के घर की तलाशी के बाद उन दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हालांकि पुलिस अभी भी इन दोनों बच्चों को हत्यारा नहीं मान रही थी, क्योंकि रॉबर्ट और जॉन पुलिस के बनाए प्रोफाइल में फिट नहीं हो रहे थे। ये बच्चे केवल 10 साल के थे, जबकि पुलिस 13-14 साल के बच्चों को तलाश रही थी। फिर भी पुलिस को यह लग रहा था कि ये दोनों बच्चे जरूर कुछ जान रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में रॉबर्ट थॉम्पसन हर बात से इनकार करता रहा। वो पूरी पूछताछ के दौरान शांत रहा, पर वहीं उसका साथी जॉन वेनेबल्स पुलिस के सामने टूट गया और उसने सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। जॉन ने पुलिस से कहा कि मैंने उसे मार डाला। क्या आप उसकी मां से बताएंगे कि मुझे बहुत दुख है। जॉन और रॉबर्ट दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। 12 फरवरी 1993 को दोनों एक साथ स्कूल से गायब रहे। वो ऐसा अक्सर करते थे। दोनों नियम तोड़ने वाले लड़कों के रूप में जाने जाते थे। इससे पहले तक उन्होंने छोटे मोटे ही अपराध किए थे, जैसे दुकानों से छोटी मोटी चीज़ें चुराना और उन्हें मॉल के एस्केलेटर से नीचे फेंक देना। उन्होंने 12 फरवरी को भी मॉल के दुकानों से बैटरियां, नीला पेंट और खिलौना चुराया था। जॉन वेनेबल्स के मुताबिक अपराध वाले दिन दोनों की नज़र मॉल में घूमते एक बच्चे पर पड़ी। दोनों उसके पास गए और उस बच्चे को अपने साथ ले जाने लगे, पर तभी उस बच्चे की मां ने उसे ढूंढ लिया। इसके बाद रॉबर्ट और जॉन ने बुचर शॉप के बाहर जेम्स को घूमते हुए देखा। दोनों उसे अपने साथ मॉल से बाहर करीब 400 मीटर दूर एक नहर के पास ले गए। दोनों ने वहां जेम्स को सिर के बल गिरा दिया। इससे जेम्स के चेहरे पर कई चोटें आईं। इसके बाद वो जेम्स को रेलवे ट्रैक के पास ले गए। फिर उस मासूम के ऊपर ईंट पत्थर फेंकने लगे। उन्होंने जेम्स की बाईं आंख में चुराया हुआ नीला पेंट डाल दिया। इस प्रताड़ना से जेम्स रोने लगा। इस पर रॉबर्ट ने जेम्स से कहा, अगर तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है तो हम प्लास्टर लगा देंगे। इसके बाद रॉबर्ट ने एक ईंट उठाई और जेम्स के सिर पर चलाकर मार दी। ईंट लगते ही जेम्स दर्द से चिल्लाने लगा और नीचे गिर गया। वो रोते हुए वापस उठने लगा, पर रॉबर्ट उस पर चिल्लाने लगा। जॉन वेनेबल्स का कहना था कि वो बच्चे को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर रॉबर्ट था जो मान नहीं रहा था।
इसके बाद रॉबर्ट थॉम्सन ने लोहे की रॉड उठाई और उससे जेम्स को मार दिया। इसके बाद भी रॉबर्ट और जॉन नहीं रुके। उन दोनों ने जेम्स को मुक्के से मारा, उसके चेहरे पर लात मारी, मॉल से चुराई गई बैटरियों को उसके मुंह में ठूंस दिया। अंत में उन्होंने जेम्स के ऊपर रेलवे ट्रैक में यूज होने वाली 10 किलो की फिश प्लेट गिरा दी। इसके बाद दोनों ने जेम्स को रेलवे ट्रैक पर लिटा दिया ताकि कोई ट्रेन आए और जेम्स के शरीर को टक्कर मार दे। इससे किसी को भी लगता कि जेम्स दुर्घटना का शिकार हो गया है। रॉबर्ट थॉम्सन और जॉन वेनेबल्स ने उस 2 साल के बच्चे को बहुत यातनाएं दी। कुछ चीज़ों को तो मैं आपसे बता भी नहीं सकता। पुलिस की इस पूछताछ के बाद दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की जांच करने वाले डिटेक्टिव फिल रॉबर्ट्स का कहना था कि जॉन और रॉबर्ट थॉम्सन की जोड़ी नर्क में बनी जोड़ी थी। वो उस दिन हत्या करने के लिए ही निकले थे। अगर वो पकड़े नहीं गए होते तो मुझे डर है कि उन्होंने दोबारा ऐसा किया होता। 1 नवंबर 1993 को मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमे के दौरान रॉबर्ट थॉम्सन चाइल्ड ए और जॉन वेनेबल्स चाइल्ड बी के नाम से जाना जाता था। अदालत ने हत्या मामले में रॉबर्ट को लीडर और जॉन को फॉलोअर माना। दोनों लड़के सही गलत के बीच के अंतर को अच्छी तरह से जानते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने इस भयानक वारदात को अंजाम दिया। 24 नवंबर 1993 को जॉन वेनेबल्स और रॉबर्ट थॉम्सन को जेम्स बल्जर हत्या मामले में दोषी पाया गया। दोनों लड़कों को 18 साल के होने तक कैद में रखने का आदेश दिया गया। 18 की उम्र के होने के बाद भी उन्हें तभी छोड़ा जाता जब वो समाज के लिए खतरा नहीं बनते। वेनेबल्स और थॉम्सन दोनों को जून 2001 में 18 साल की उम्र में रिहा कर दिया गया। उनके मामले को लेकर इंग्लैंड में खूब हंगामा हुआ। इस हंगामे के कारण उन दोनों को नई पहचान दी गई। रॉबर्ट थॉम्सन को जेम्स बल्जर की हत्या का लीडर कहा गया था। इसके बावजूद भी रॉबर्ट थॉम्सन ने जेल से निकलने के बाद कभी भी दोबारा अपराध नहीं किया। अभी वो कहाँ रहता है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशन में है जो उसकी सारी सच्चाई जानता है। वहीं वेनेबल्स जेल से निकलने के बाद कई बार गंभीर मामलों में जेल जा चुका है। जब जेम्स की हत्या का मुकदमा चल रहा था तब जेम्स की मां डेनिस को एक बेटा हुआ। साल 1995 में रॉल्फ और डेनिस का तलाक हो गया। डेनिस ने स्टुअर्ट फर्गस से दूसरी शादी कर ली, जिससे उन्हें 2 बेटे हुए। रॉल्फ ने भी दूसरी शादी कर ली और उन्हें भी दूसरी पत्नी से 3 बेटियां हुई। तो यही जेम्स बल्जर की कहानी थी। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली कहानी में जल्द आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।